नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। आरोपी पर पूर्व सैनिक ने गुस्से में दी जान। रक्षा मंत्री ने अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। कांग्रेस की प्रधानमंत्री से अपील, सही तरीके से लागू हो आरोपी। गोलीबारी के बीच जम्मू कश्मीर के 400 स्कूल बंद। बीएसएफ ने कहा पाकिस्तानी सेना नागरिकों को बना रही है निशाना। भारत ने पाक उप उच्चायुक्त को तलब कर जताया विरोध। पाकिस्तान उच्चायोग के 6 कर्मचारी वापस। इस्लामाबाद से लौटेंगे 2 भारतीय राजनयिक। भारत में जासूसी में शामिल बाकी पाक कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच जारी। कोर्ट की अवमानना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। निचली अदालतों को कड़ी कार्रवाई का आदेश। कहा न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। हार्दिक पांड्या को पहली बार मौका। ईशांत शर्मा की वापसी। गौतम गंभीर टीम में बरकरार। और आइए देखते हैं पहली खबर। पाकिस्तान ने आज राजौरी में फिर से गोलीबारी की। बाकी जगहों पर फायरिंग में कमी आई है। बीएसएफ ने कहा है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल जानबूझकर भारी हथियारों से रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी रेंजर्स को वहां की सेना का समर्थन भी मिल रहा है। इस बीच भारत ने आज पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को बुलाकर संघर्ष विराम उल्लंघन पर कड़ा विरोध जताया। बीएसएफ ने मंगलवार को जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को हुए भारी नुकसान का वीडियो जारी किया। इसमें एक पाकिस्तानी चौकी तबाह होते हुए दिख रही है। बीएसएफ ने कहा कि उसके जवान फौज के बंकरों को निशाना बनाते हैं, जबकि पाकिस्तान इसके उलट नागरिक इलाकों पर गोले दागता है। पाकिस्तान ने जो हैवी मोटार शेलिंग किया है, कोऑर्डिनेटेड फायर किया है, वो केवल सिविल एरियाज में किया है, क्योंकि कहीं भी बीओपी के नजदीक में इनकी जो उनके शेल्स हैं वो लैंड नहीं किए हैं। वो जाकर के सिविल एरियाज में पर्पसली टारगेट करते हुए किए गए हैं। पाकिस्तान ने मंगलवार को भारी फायरिंग की थी। इसमें 2 बच्चों और 4 महिलाओं समेत 8 लोगों की जान चली गई थी। जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने पाकिस्तान की 14 चौकियां तबाह कर दी। सैकड़ों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। भीषण गोलीबारी के बाद जम्मू कश्मीर के सीमाई इलाकों के 400 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अभिभावकों को अब बच्चों की पढ़ाई की चिंता सता रही है। स्कूल भी इनके बंद है, बार बार फायरिंग होती है और स्कूल बंद किए जाते हैं और हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत वेस्ट हो रही है। इसलिए सरकार को हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए कि फायर जड़ा बंद होना चाहिए। साढ़े बच्चे भला स्कूल साढ़े बच्चों ने लगने चाहिए ना। फिक्र हो रहा है बच्चों, बहुत फिक्र हो रहा है कि बड़ी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, बच्चों का फ्यूचर एक किस्म का बर्बाद ही हो। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया। बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग मौजूद थे। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एनडीटीवी को इंटरव्यू में कहा कि भारत की नीति बदल चुकी है और पाकिस्तान को अपने किए की कीमत चुकानी होगी। I think the times have now changed and the government of India has a more proactive approach. And the more proactive approach is that if you indulge in terrorism in India or if you kill people across the border, then there is a cost involved and you'll have to pay a price for it. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनडीए की विफल विदेश नीति से सीमाई इलाकों के नागरिक परेशान हैं। एनडीए आए तब से भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लोग रहते हैं जम्मू कश्मीर में या लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई। अब इसके लिए जिम्मेदार तो एनडीए ही है, पाकिस्तान तो जिम्मेदार है, लेकिन उसका मतलब है कि इनकी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो असफल हो गई है। वियना कन्वेंशन में भी नागरिक इलाकों को निशाना बनाने पर पाबंदी है। ये संधि 1964 से लागू है और पाकिस्तान ने 1970 में इस पर दस्तखत किए थे। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि सीमाई इलाकों में गोलीबारी पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संज्ञान लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर घाटी में अब शिक्षा संस्थानों से जुड़े लोगों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है।
शोपियां में बीती रात एक शैक्षिक संस्थान के प्रधानाध्यापक के घर में आग लगा दी गई। उधर पक्षी दलों ने अब तक एक भी गिरफ्तारी न होने पर सवाल खड़े किए। कश्मीर घाटी के स्कूलों में आगजनी के बाद शिक्षण संस्थानों से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मंगलवार को शोपियां जिले के शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक के घर में आग लग गई। इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन इसे स्कूलों में आगजनी की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य सरकार भी इसके लिए अलगाववादियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। जिस कश्मीर के लिए कश्मीरियों के लिए जो लोग कहते हैं कि हम उसके लिए लड़ रहे हैं, या उनके लिए हम कर रहे हैं सब कुछ, चाहे वो ग्रुप जो है लगाववादी है, बाकी लोग हैं, वो उन्हीं के बच्चों का जो है भविष्य उसको समाप्त कर रहे हैं। कांग्रेस ने इन मामलों में एक भी गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाया है। पार्टी का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इस काम में कौन लोग शामिल हैं। कई संगठन कई काम करते हैं और फिर दोष किसी और को लगाते हैं, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए कि ये स्कूल कौन जलाता है। अगर मिलिटेंट जलाते हैं तो क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? क्या मिलिटेंट के बगैर भी कोई ऐसा संगठन है जो ऐसा काम कर रहा? तो इसकी खोज करने की बहुत जरूरत है। 8 जुलाई को हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से ही घाटी में स्कूल बंद हैं। बुरहान के पिता ने भी स्कूल जलाने की घटनाओं की निंदा की है। जो भी इसमें इन्वॉल्व है गलत करा है, तो स्कूलों को जलाना नहीं चाहिए था। ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, कश्मीर की प्रॉपर्टी है। पता नहीं कौन जला रहा है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। घाटी में अब तक 26 स्कूलों को जलाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने की व्यवस्था करने और आगजनी के आरोपियों पर सख्ती बरतने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कश्मीर और सीमा पर जो हालात हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से माहौल बना हुआ है सीमा पर और सीज़ फायर का लगातार उल्लंघन और रिहायशी इलाकों में गोलीबारी, इसे कैसे देखते हैं और असल में इसका उपाय या फिर इसका आखिरी जो नतीजा वो क्या हो सकता है? क्या किस तरफ बढ़ते देख रहे हैं हम? सबसे पहले तो ये जो माहौल वहाँ पे बना है, ये हमारी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बना है। जिस माफी की हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इसका दुनिया में किसी प्रकार का उदाहरण नहीं है। हमने 7 टारगेट्स को एक समय हिट किया, 250 किलोमीटर की फ्रंटेज के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर हम 4 घंटे रहे, जबकि वो हर प्रकार से लड़ाई के लिए फुली रेडी था। उसके बावजूद भी उसको बिल्कुल खलक भी नहीं हुई। वो इतना ज़्यादा उसकी छवि बर्बाद हुई। उसकी फ़ौज है अपने आप को एक गॉड लाइक पाकिस्तान के अवाम के सामने रखती थी। राहील शरीफ की छवि बिल्कुल गिर गई है, ISI की छवि गिर गई है। उनके दहशतगर्द अभी फ़ौज को कह रहे हैं कि आप तो हमको भी नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे। राहील शरीफ 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। वो हिस्ट्री में एक फेल्ड चीफ के तौर पर नहीं जाना चाहते। उनकी कोशिश है कि इस दौरान में बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान को इसका बदला चुकाया जाए। जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन उनको मिल रही है। घुसपैठ की बहुत कोशिश करते हैं। अगर आप देखो 1 जनवरी से लेकर 28 सितंबर तक 58 सीज फायर वायलेशंस हुई। उसके बाद 30 दिन में 60 वायलेशंस हुई, क्योंकि हर वायलेशन के बीच में उसकी कोशिश होती है घुसपैठियों को दाखिल किया जाए। सारे के सारे घुसपैठिए जितने भी हैं 99% बॉर्डर पर ही मारे जा रहे हैं। जो अंदर आ जाते हैं वो भी कुछ घंटे में मारे जा रहे हैं। तो उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, BSF का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, जो तमाम दुनिया के असूलों के खिलाफ है। पाकिस्तान खुद सिग्नेटरी है। तो पाकिस्तान को तो हमने साफ तौर पे कहा है उरी के बाद में कि आज से अभी इस प्रकार की हरकत करोगे तो जवाबी कार्रवाई बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी स्विफ्ट और बड़ी पनिशिंग होगी। लेकिन जिस तरीके से हमारे जो इलाके हैं, बॉर्डर के किनारे गाँव हैं, लोगों को शिफ्ट ज़रूर किया गया, लेकिन हताहतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों के मरने की खबरें आती हैं। इसे कैसे हम रोक पाएंगे या फिर इसे रोकने के उपाय क्या हैं, विकल्प क्या हैं? बहुत सारे तरीके हैं। एक तो शुरू में हम रिटेलिएशन कर रहे थे उसी जगह से जहाँ से गोलाबारी आ रही थी, जहाँ घुसपैठ की कोशिश हो रही थी। इसमें इनिशिएटिव उसके पास था, सरप्राइज उसके पास में था। कितने टारगेट्स को चुनना है, कितने पोस्ट को चुनना है, वो डिसाइड करता था। कितनी देर तक फायर करना है, किस वेपन से करना, तो वो ट्यून बजाता था, हम डांस कर रहे थे। अभी समय आ गया कि वहाँ तो रिटेलिएशन के बाद 10, 15, 20 ऐसी पोस्ट को हमला किया जाए जहाँ पे इनिशिएटिव हमारे पास हो, हम उसको बर्बाद करें। और वो करना शुरू कर दिया है। आपने देखा कुछ दिन पहले, तकरीबन 72 आवर्स पहले,
हमने एक फायर असॉल्ट किया, उसके 4 बॉर्डर पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा। उसने डिनाई किया सर्जिकल की स्ट्राइक, इस माफिक नहीं हुआ। फिर जब उसने कल हमारे 8 सिविलियंस को शहीद किया, जिसमें 4 औरतें थी, 2 बच्चे थे और 2 और, हमने 14 बॉर्डर पोस्ट उसकी बर्बाद की। अभी पाकिस्तान को साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि हर इस माफी की कार्रवाई का जो जवाबी कार्रवाई होगी हिंदुस्तान की तरफ से, बड़ी ज़बरदस्त पनिशिंग होगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी मुसीबतों को हमने और बड़े पैमाने पर बढ़ाना है। हमने केवल मॉरल सपोर्ट दिया है बलूचीज को और पीओके के लोगों को। अभी इस मॉरल के सपोर्ट के साथ में अगर हम इकोनॉमिक सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट जोड़ दें, मिलिट्री सपोर्ट की आवश्यकता नहीं, तो पाकिस्तान की जो फौज है अपने ही अंदरूनी मामलों में इतनी बुरी तरह से फंस जाएगी कि वो कंप्लीटली उसकी एनर्जीज डिसिपेट हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं और जो मैं कहूँ कि सीमा पर गोलीबारी का दौर है, ये कहाँ तक जाएगा, कब तक चलेगा? ये मैं कहूँ कि इसका जो स्टॉप पॉइंट जिसे मैं कहूँ वो क्या हो सकता है, किस तरफ हमें बढ़ेंगे? एक तो जब तक रहील शरीफ हैं तब तक तो ये चलता रहेगा। जब नए चीफ आते हैं इनको एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए। हमारी हर प्रकार की कोशिश होनी चाहिए कि सिविल डिस्पेंसेशन चाहे उसकी अहमियत है या नहीं है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि प्रधानमंत्री जी अपनी चॉइस का चीफ चुने, ना कि उनके इशारे पर। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के मीडिया का और पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स का भी प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है। पहली बार पाकिस्तान का मीडिया साफ तौर पे कह रहा है कि फ़ौज की नीतियाँ, जो सरकार की नीतियाँ मतलब फ़ौज की नीतियाँ, बिकॉज फौजी एक्सटर्नल अफेयर्स की जिम्मेदारी है, फौजी इंटरनल अफेयर्स की जिम्मेदारी है, फौजी आपके डिफेंस को देख रहा है, फौजी एक्सटर्नल अफेयर्स को देख रहा है, फौजी न्यूक्लियर पॉलिसी को देख रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ पॉलिसी, अफगानिस्तान के पास अमेरिका के साथ, ये सारे फौजी देख रहे हैं। तो इन नीतियों की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग हो गया है। पाकिस्तान, चाइना के अलावा उनका कोई दोस्त नहीं है, किसी प्रकार की इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, इंक्लूडिंग अरब से, मुस्लिम कंट्री से, OIC से। तो अभी मीडिया कह रहा है भाई ये आतंकवादी किस प्रकार के अंडे दे रहे हैं पाकिस्तान कैसे दबाव पाकिस्तान के अंदर है, आर्मी के अंदर दबाव है और जो जन समर्थन था जो आर्मी को लेकर वो कम हो रहा है, यही एक इम्पैक्ट है और जो भारतीय सरकार चाह रही है बहुत बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट हो रहा है। और अगर देखें तो 2-3 दिन पहले लंदन में पाकिस्तान के 60 इंटेलेक्चुअल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इकट्ठे हुए और उन्होंने एक बहुत अहम रेजोल्यूशन पास की। उन्होंने कहा भी समय आ गया कि पाकिस्तान की फौज को गवर्नेंस और गवर्नमेंट से अलग किया जाए। तो इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान का अवाम आज उठ खड़ा होना शुरू है और हमको, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के जुडिशरी को पाकिस्तान आर्मी और ISI की करतूतों से साफ तौर पे बताया जाए। और आज मॉडर्न कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए यानी कि आप करेंगे सेना को अलग थलग कर दें ताकि आतंकवादी संगठन अलग थलग हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सहगल साहब इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। पाकिस्तान ने दिल्ली स्थित उच्चायोग के 6 राजनयिकों को आज वापस बुला लिया है। भारत ने पाकिस्तानी कर्मचारी महमूद अख्तर के हवाले से उन सभी के नाम जाहिर किए थे। उन पर भारत के खिलाफ जासूसी करने का शक था। उधर पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद स्थित 2 भारतीय राजनयिकों राजेश अग्निहोत्री और बलबीर सिंह के नाम जासूसी के लिए पाकिस्तान के अखबारों और टेलीविज़न में प्रकाशित करवा दिए हैं। उनकी सुरक्षा को इस बात से खतरा हो सकता है। इससे समझा जा रहा है कि जल्द ही भारत भी अपने इन 2 राजनयिकों को वापस बुला लेगा। इससे पहले भारत ने पाकिस्तानी कर्मचारी महमूद अख्तर को भारत छोड़ने का आदेश दिया था और पाकिस्तान ने भारतीय कर्मचारी सुरजीत सिंह को इस्लामाबाद छोड़ने को कहा था। तो पहली खबर में इतना ही। वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर है। पनामा पेपर्स मामले में फंसे नवाज शरीफ। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। इमरान खान कर रहे इस्तीफे की मांग। देखिए देश देशांतर आज रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। वन रैंक वन पेंशन सही तरीके से लागू न होने से नाराज पूर्व सैनिक राम किशन ग्रेवाल ने खुदकुशी कर ली। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अधिकारियों से इसका विस्तृत ब्यौरा मांगा है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई। पिताजी देश के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए कर रहे थे, वन रैंक वन पेंशन की डिमांड कर रहे थे सर। उसके
उसमें ये कुर्बानी दे बैठे, जैसे शहीद हो गए जी देश के लिए। वन रैंक वन पेंशन मुद्दे पर खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक राम किशन ग्रेवाल के बारे में बात करते हुए बेटे का गला भराया तो परिवार गहरे सदमे में है। जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हरियाणा के भिवानी जिले के ग्रेवाल ने मंगलवार रात जहर खाकर जान दे दी। ओआरओपी आंदोलन में सक्रिय ग्रेवाल का रक्षा मंत्री से मुलाकात के लिए लिखा पत्र भी सामने आया है। इसी पत्र में अलग से आत्महत्या करने की बात भी लिखी है। रक्षा मंत्री ने ग्रेवाल के निधन पर दुख जताते हुए इसका विस्तृत ब्यौरा मांगा है। जो 40 साल पुरानी डिमांड थी, इस सरकार ने वो डिमांड पूरी की है। उसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसको रेड्डी कमीशन ठीक कर रहा है। अब आप उसके लिए इंतजार नहीं कर रहे तो ये गलत है। वहीं पीड़ित परिवार से दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मिलने पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक के बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में सभी को रिहा कर दिया गया। नया हिंदुस्तान बन रहा है भैया, नया हिंदुस्तान बन रहा है, इसको आप पहचानिए। हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है आप इसको पहचानिए। इट्स अ मेंटालिटी, इट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेंटालिटी, इट्स अ नॉन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ मेंटालिटी। सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं ये कहते हुए कि ओआरओपी लागू करो। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी देश भर में घूम घूम के झूठ बोल रहे हैं, सबको झूठ बोल रहे हैं कि ओआरओपी लागू कर दिया। अगर लागू हो जाता तो फिर रामकिशन जी को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती। ओआरओपी की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों के लंबे आंदोलन के बाद पिछले साल सितंबर में सरकार ने इसे लागू करने का ऐलान किया था। हालांकि पूर्व सैनिक स्कीम के कुछ प्रावधानों से खुश नहीं हैं और इसमें बदलाव चाहते हैं। हाल ही में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस योजना को सही तरीके से लागू करने की बात कही थी। तो दीपावली के मौके पर सेना और आईटीबीपी जवानों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसके तहत 5500 करोड़ रुपए की पहली किश्त भेजी जा चुकी है और जल्द ही बाकी की किश्तें भी जारी करने का भरोसा दिलाया था। सोनू कुमार के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर हिरासत में लिया। उन्हें संसद मार्ग थाने ले जाया गया, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया को हिरासत में लेकर मंदिर मार्ग थाने ले जाया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी जारी है। दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से मिलने अस्पताल पहुंचे। राहुल गांधी और मनीष सिसोदिया को हिरासत में ले जाने की उन्होंने आलोचना की। समाजवादी पार्टी ने आंतरिक गुटबाजी से वोटों का बिखराव रोकने के लिए प्रयास तेज करती है। पार्टी बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की संभावनाओं को तलाशने लगी है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का समाजवादी विकास रथ सज धज कर तैयार है। इसी रथ से गुरुवार को अखिलेश यादव चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष गठबंधन बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी। वो अपने लेवल पे उन्होंने बात की है, वो अभी उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो उनके अपने लेवल की बात। गठबंधन की पहल खुद समाजवादी पार्टी ने की है। पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने इस सिलसिले में जेडीयू और आरएलडी नेताओं से मुलाकात की थी। 5 नवंबर को पार्टी अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने वाली है। इस पर अभी बोल नहीं रहे, तो जो डिसाइड करेंगे वो बताएंगे 1-2 दिन में। गठबंधन की कोशिशें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब समाजवादी पार्टी की आंतरिक कलह सामने आ चुकी है। एक धड़े की अगुवाई खुद अखिलेश यादव कर रहे हैं और दूसरा धड़ा शिवपाल यादव के साथ है। पार्टी को भरोसा है कि आखिरकार जनता 5 साल के विकास पर समाजवादी पार्टी को वोट करेगी। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ विकास हुआ है, वहीं सामाजिक सद्भाव भी मजबूत हुआ है और कानून व्यवस्था बहुत ही बेहतर है उत्तर प्रदेश में। दिलचस्प ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन आरजेडी नेता लालू प्रसाद समारोह में शिरकत करेंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव की विकास रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। पूरे लखनऊ में बड़े बड़े बैनर और पोस्टरों में अखिलेश यादव ही नजर आ रहे हैं
और ये साफ देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव ही आने वाली समाजवादी पार्टी के पीढ़ी के सबसे बड़े नेता के तौर पर हैं। हाल में पार्टी में मची उठापटक के बाद ये साफ हो गया है कि अखिलेश यादव न सिर्फ पार्टी के युवराज हैं बल्कि पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव ही हैं। लखनऊ में कैमरामैन संजय कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और सीधे रुक करेंगे लखनऊ, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा। पंचानन, कल से मैं कहूं कि चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं अखिलेश चुनाव रथ के जरिए। क्या कुछ रूट प्लान दिख रहा है, और जिस तरीके की पिछले एक महीने में पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर उठापटक चल रही थी, क्या उसके चलते कुछ बदलाव है अब रणनीति में? जी हाँ, देखिए, ये औपचारिक तौर पर चुनाव प्रचार का आगाज अखिलेश यादव करने वाले हैं अपनी विकास रथ यात्रा के जरिए। पिछली बार आपको याद होगा कि 2012 के चुनाव में उन्होंने क्रांति रथ यात्रा निकाली थी, तो उनको ये उम्मीद है कि जो इस बार उठापटक पार्टी में मची है उसके बाद एक ये कहा जाए कि अखिलेश यादव अकेले ही अपने बल पर चुनाव प्रचार करने के लिए निकल रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव जरूर इस रथ यात्रा को, जो ये 5 कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री का आवास है उसके ठीक सामने से शुरू होगी ला मार्टिनियर कॉलेज से, मुलायम सिंह यादव इसको हरी झंडी दिखा सकते हैं। और हो सकता है कि परिवार में एकता दिखाने के लिए शिवपाल यादव भी वहां मौजूद रहे, लेकिन अभी सिर्फ ये कयास ही हैं। तो ये कोशिश है अखिलेश यादव की कि अकेले पार्टी चुनाव प्रचार में निकले। और हमने जैसा कि तस्वीरों में भी देखा, यहाँ पर पूरे लखनऊ में सिर्फ अखिलेश यादव ही पोस्टर्स बैनर्स में, जो से कहा जाए कि पूरा लखनऊ अटा पड़ा है उससे, वो यहाँ पर देखा जा सकता है। और जो लोगों में जोश है, जो युवाओं में जोश है, वो अखिलेश यादव के लिए नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर पार्टी में 2 धड़े साफ नजर आ रहे हैं, और एक जो बड़ा वर्चस्व दिख रहा है वो जो जिसको कहा जाए वो अखिलेश यादव के साथ ही है। शुक्रिया पंचानन इस अपडेट के लिए आपका। दुर्लाभ के पद से संबंधित एक अन्य मामले में चुनाव आयोग ने अब आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को नोटिस जारी किया है। यह मामला संसदीय सचिव मामले से अलग है, जिसमें आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सुनवाई चुनाव आयोग में पहले से चल रही थी। ताज़ा मामले की शिकायत जून में की गई थी, जिसे पिछले महीने राष्ट्रपति भवन ने चुनाव आयोग को भेजा था। अब आयोग ने इस मामले में 27 विधायकों से 11 नवंबर तक जवाब मांगा है। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि ये विधायक दिल्ली के अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति में अध्यक्ष के पद पर होने के नाते लाभ के पद पर हैं। 27 में से 7 विधायक ऐसे हैं जिन पर संसदीय सचिव का पद रखने के मामले में आयोग पहले से विचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना पर अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर जानबूझकर अदालतों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश होती है तो अवमानना के अधिकारों का इस्तेमाल जरूरी है। कोर्ट के मुताबिक अनुच्छेद 19 में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन इसमें अदालत की अवमानना न करने की बाध्यता भी है। शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखते हुए ये बात कही। हाई कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी के लिए सीपीएम के 2 नेताओं को 2 महीने की सजा सुनाई थी। भारत ने स्टैंडर्ड एंड पुअर की ओर से रेटिंग न बढ़ाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि रेटिंग एजेंसी निवेशकों की राय से पूरी तरह कट गई है। उन्होंने कहा कि भारत ने कई तरह के आर्थिक सुधार किए हैं और रेटिंग एजेंसियों को इस पर सोचना चाहिए। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने निवेश के मामले में भारत को सबसे निचली ग्रेड BBB- दिया है। कंपनी का दावा है कि सरकार को कर्ज कम करने के लिए और कदम उठाने चाहिए, लेकिन राजस्व न बढ़ने से ये फिलहाल मुमकिन नहीं होगा। सितंबर में मोदी ने भी भारत में सुधारों को धीमा बताया था और कहा था कि निजी निवेश में बढ़ोतरी नहीं हुई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज 3 दिन के नेपाल दौरे पर काठमांडू पहुंचे। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रपति भवन में बैठक भी हुई, जिसमें रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रणब मुखर्जी ने विद्यादेवी भंडारी और नेपाल के नागरिकों को संविधान लागू करने पर बधाई दी। वहीं नेपाल के विदेश मंत्री प्रकाश चरण महात ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। उन्होंने ये बात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में भारतीय राजदूत की ओर से रखे गए कार्यक्रम में कही। 1998 के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली नेपाल यात्रा है और इस मौके पर आज नेपाल में सार्वजनिक अवकाश रहा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के लिए नई टीम क्या है, किसे मौका मिला और कौन बाहर हुआ है।
इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को पहली बार टेस्ट टीम में मौका दिया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट में वापसी करने वाले गौतम गंभीर को टीम में बरकरार रखा गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में स्टैंड बाय के रूप में शामिल किए गए ऑफ स्पिनर जयंत यादव को भी टीम में रखा गया है। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की भी टेस्ट टीम में वापसी हुई है। Able to move the ball much better. His batsmanship has increased, and his overall personality, is just mellowed down a bit, and he's really doing well. If you really see both A series and also this one-day series, did extremely well, and he's one all-rounder whom we think that he's equally a competent bowler and a batsman, along with a good fielder too. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल, शिखर धवन और रोहित शर्मा को चोट की वजह से टीम में शामिल नहीं किया गया। वहीं तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी फिटनेस की वजह से शामिल नहीं किए गए। Dhawan has just started his rehab in NCA, and KL Rahul for the first couple of tests he is not available as per our physio report. भारत और इंग्लैंड 9 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच 5 टेस्ट मैच खेलेंगे। पहला मैच राजकोट में खेला जाएगा। भारत करीब 30 साल बाद घर में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने जा रहा है। इससे पहले 1987 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 टेस्ट मैच खेले थे। टीम में शामिल खिलाड़ियों पर नजर डालें तो कप्तान विराट कोहली के अलावा मुरली विजय, गौतम गंभीर, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और करुण नायर बल्लेबाज की भूमिका में होंगे, जबकि हार्दिक पांड्या नया चेहरा होंगे। वहीं रिद्धिमान साहा विकेटकीपर की भूमिका में होंगे। आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अमित मिश्रा और जयंत यादव स्पिनर के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं, जबकि तेज गेंदबाज के तौर पर उमेश यादव, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी को जगह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।